राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। यह टॉपिक बीए थर्ड ईयर के 6 एंड सेकंड ऑप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अंग है। सचिवालय राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से अलग एवं विशिष्ट है। सचिवालय एक स्थायी और निरंतर संस्था है जिसमें स्थायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा निरंतर काम चलता रहता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग एवं समन्वय से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, तथ्य एवं आंकड़ों के रूप में सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा संपन्न की जाती है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है। सचिवालय की संरचना के बारे में चार्टर के अध्याय 15 और अनुच्छेद 97 से लेकर के 101 के बीच में वर्णन किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 97 में व्यवस्था की गई है कि सचिवालय में एक महासचिव और अन्य कर्मचारी होंगे। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर 5 वर्ष के लिए महासभा द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना कर्मचारी विंग है, पर्सनल विंग है। सचिवालय के कर्मचारी वर्ग द्वारा समस्त कार्य संपन्न किया जाता है। महासचिव सदस्य राज्यों की सरकारों से सलाह करके कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करता है। कर्मचारियों की नियुक्ति में भौगोलिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 101 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य विशिष्ट अंगों के कर्मचारी भी सचिवालय का ही भाग होते हैं। सचिवालय में दुनिया के विभिन्न देशों के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के राष्ट्रों का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व बना रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों के लिए कुछ सेवा शर्तें निर्धारित की गई है। सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त होने पर पूरे विश्व के नागरिक माने जाते हैं। कर्मचारी राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के कल्याण एवं विकास के लिए कार्य करते हैं। ये कर्मचारी एवं अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। नियुक्ति होने पर इन कर्मचारियों व अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रति कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। चार्टर के अनुच्छेद 100 में व्यवस्था की गई है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में महासचिव एवं कर्मचारी वर्ग संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार व अन्य किसी आधारिक किसी समूह का आदेश न तो मानेंगे और न ही ग्रहण करेंगे। तो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी एवं अधिकारी पूरी तरह से जो है चार्टर के नियमों से बंधे हुए हैं और वो चार्टर के आदेश निर्देश मानेंगे। किसी अन्य देश, किसी संस्था, किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आदेश निर्देश जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में कर्मचारियों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। प्रिविलेजेज है, इम्यूनिटीज है, उन्मुक्तियाँ हैं। सचिवालय के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को कई प्रकार के विशेषाधिकार अथवा उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई। उन्हें उनके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उन्हें किसी प्रकार से रोका जा सकता है।
कर्मचारियों को विवादित पक्ष या प्रतिवादी के रूप में किसी प्रकार से, चाहे गवाह के रूप में, स्थानीय न्यायालय के सामने तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकता जब तक कि महासचिव उन्हें सहमति प्रदान नहीं करता। सचिवालय के कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह अथवा संपत्ति पर भी कर नहीं लगाया जाता। तो एक प्रकार से महासचिव के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सचिवालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कुछ उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, विशेष अधिकार दिए गए। सचिवालय को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने कार्य का बंटवारा किया गया है। सचिवालय के माध्यम से अनेक विभागों की स्थापना की गई है ताकि कार्यभार जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से उसको संपन्न हो सके। इसमें पहला है सुरक्षा विभाग, जो सुरक्षा मामलों से जुड़ा हुआ है। दूसरा आर्थिक विभाग, अर्थव्यवस्था से। प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक कार्यों से। सामाजिक विभाग, सामाजिक कार्यों, सामाजिक कल्याण। समन्वय एवं सामान्य सेवा विभाग, विभिन्न अंगों के बीच किसी प्रकार का टकराव होता है, तनाव होता है तो ये विभाग देखता है। सार्वजनिक सूचना विभाग, किसी प्रकार की जानकारी, तथ्य, सूचना प्राप्त करने से संबंधित। और विधि विभाग, कानूनी संबंधी किसी प्रकार की अड़चन है, टकराव है तो उसके संबंध में ये विभाग इस कार्य को देखता है। और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष एवं एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के अधीनस्थ एक या अधिक निदेशक होते हैं। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। महासचिव नियुक्ति करते समय विभिन्न देशों के राजनीतिक व भौगोलिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की सूची दी गई है। अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 10 महासचिव हुए। व्यवहार में वास्तव में देखा जाए तो ये 9 है। पहला जो महासचिव ग्लैंड जैब था, जो कार्यवाहक था, ये ब्रिटेन का रहने वाला था और इसका कार्यकाल 1945 से 1946 तक ये सिर्फ कार्यवाहक था। मुख्य रूप से पूरा जो कार्यकाल है वो ट्रिग वैली का था, वो नॉर्वे के थे। और दूसरा कार्यकाल पहले वास्तविक कार्यकाल के रूप में 1946 से 1953 था। तीसरे डैग हैमरशोल्ड महासचिव रही हैं, जो स्वीडन के थे 1953 से 1961। चौथे महासचिव उथांट, जो म्यांमार के हैं, इसका पुराना नाम बर्मा है। ये 1961 से 71 तक लगातार 2 टर्म रहे। पांचवें महासचिव कुर्ट वाल्डहीम है, ये ऑस्ट्रिया के थे और 1971 से 81 2 टर्म रही है लगातार। छठे महासचिव जेवियर पेरेज द कुइयार, जो पेरू के थे 1982 से 91, ये भी लगातार 2 प्लान रहे, 2 टर्म रहे। बीबी गाली, बुतरस गाली, ये मिस्र के थे महासचिव 7वें, 1992 से 1996 तक का इनका कार्यकाल रहा। 8वें नंबर पर कोफी अन्नान रहे, जो घाना के थे और 1997 से 2006 तक ये रहे, यानी कि 2 टर्म इन्होंने पूरी की। 9 महासचिव बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे और 2007 से 2017 तक लगातार 2 टर्म पूरी की। और 10वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं और 2017 से वर्तमान समय तक सितंबर 2021 तक इस समय ये पद पर कार्यरत है। सचिवालय के कुछ प्रमुख कार्य हैं जिनको सचिवालय के द्वारा पूरा किया जाता है। सचिवालय के प्रमुख कार्यों में पहला कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना।
संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारी है, तथ्य आंकड़े, उनको इकट्ठा किया जाता है सचिवालय के द्वारा। सचिवालय संघ के भिन्न अंगों की सहायता हेतु कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सचिवालय एक प्रकार से अंग होते हुए भी एक कार्यालय के रूप में जो अन्य सभी अंगों के कार्यों को संपन्न करता है। सचिवालय का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य सभी सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को सचिवालय में पंजीकृत करना आवश्यक है। चौथा कार्य सचिवालय संघ के विभिन्न अंगों के विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी एवं तथ्य उपलब्ध करवाती है। सचिवालय का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य सचिवालय विशिष्ट अभिकरणों, स्पेशल एजेंसी, अंगटाड, यूनिसेफ, WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि को प्रशासनिक एवं वैधानिक मामलों में सहयोग प्रदान करता है। सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य सचिवालय के माध्यम से ही इसके कर्मचारियों और अधिकारियों में विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। सचिवालय का सातवां महत्वपूर्ण कार्य है सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी राष्ट्रीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते हैं। सचिवालय का आठवां महत्वपूर्ण कार्य है संघ के सदस्यों में सहयोग एवं समन्वय को बनाए रखा जाता है। इस संबंध में ईगल्टन का कहना है कि यह संचार केंद्र अथवा नाड़ी केंद्र है जो संघ के विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ता है। 9 महत्वपूर्ण इसमें है कि सचिवालय के कर्मचारियों को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक के रूप में मानता है। इसलिए सभी अधिकारी व कर्मचारी मानव कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य निष्पादन करते हैं। यानी एक प्रकार से सचिवालय के कर्मचारी, सचिवालय के अधिकारी किसी देश के नागरिक न होकर के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रह करके राष्ट्रीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव कल्याण में, मानव विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी संघ के दायित्वों को छोड़कर किसी अन्य देश अथवा संस्था से कोई निर्देश नहीं लेते। ये 11वां महत्वपूर्ण है। सचिवालय संघ के विभिन्न अंगों में विशिष्ट अभिकरणों की बैठकों व निर्णयों का विवरण तैयार करता है। ये सचिवालय की जिम्मेदारी है कि जितने एजेंसीज है, वेरियस ऑर्गन्स है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनकी जितनी बैठकें हैं, निर्णय, उनका विवरण तैयार किया जाए। सचिवालय सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि में समझौतों को भी प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। अब प्रश्न उठता है कि महासचिव जो सबसे बड़ा अधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ का, पावरफुल है, परमानेंट इसकी पोजीशन बनी रहती है, बाकी अंगों के सदस्य जो बदलते रहते हैं, चाहे महासभा का हो, सुरक्षा परिषद का हो, आर्थिक सामाजिक परिषद का हो, लेकिन महासचिव 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है और महासचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों की वह नियुक्ति करता है विभिन्न देशों के सहयोग से। सभी अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी महासचिव के निर्देशों से कार्य करते हैं। महासचिव के कुछ प्रमुख कार्य एवं शक्तियों में पहली शक्ति प्रशासनिक शक्ति है। चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार महासचिव संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। सचिवालय के वह सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति महासभा के नियमानुसार करता है। सचिवालय कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों को वह निर्धारित करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों को पंजीकृत करके प्रकाशित करवाता है। सचिवालय के विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों
में अधिकार एवं दायित्वों को लेकर टकराव होता रहता है, तो महासचिव उनमें तालमेल व समन्वय करवाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निधियों का आवंटन एवं संरक्षण की जिम्मेदारी भी महासचिव की है। महासचिव अपने प्रशासनिक कार्यों एवं शक्तियों के लिए संघ के प्रति उत्तरदायी होता है। टेक्निकल वर्क चार्टर के आर्टिकल 98 के अकॉर्डिंग महासचिव ऐसे किसी अन्य तकनीकी कार्य को भी करेगा जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाए। महासचिव विभिन्न अंगों से संबंधित अध्ययन, प्रतिवेदन, सर्वेक्षण एवं विवरण आदि को भी संपन्न करता है। तो महासचिव जितने भी तकनीकी कार्य है उनको संपन्न करने की उसकी जिम्मेदारी है। महासचिव वित्तीय कार्यों को भी संपन्न करता है, फाइनेंशियल मैटर को क्लियर करता है। महासचिव के पास संघ की सभी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। वह संघ का बजट तैयार करता है और जिसे सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संघ की आय व्यय के बारे में वह पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। संघ के जो आर्थिक कार्य है, आर्थिक व्यवस्था है, वो महासचिव के द्वारा संपन्न की जाती है। संघ के पॉलिटिकल फंक्शन भी महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। चार्टर के आर्टिकल 99 के अनुसार वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर तत्काल सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। महासचिव को संघ के राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार होता है। महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी स्थितियों को सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में संलग्न करवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह विश्व के नागरिकों से इसके बनाए रखने की अपील कर सकता है। महासचिव को वार्षिक प्रतिवेदन करने का अधिकार है। चार्टर के आर्टिकल 98 के अकॉर्डिंग संघ के विभिन्न अंगों से संबंधित कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करने का अधिकार है। महासचिव विभिन्न अंगों द्वारा पिछले 1 वर्ष में किए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत करता है। तो संघ का महासचिव वार्षिक रिपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, पूरी तरह से जवाबदेह है। महासचिव के द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन भी किए जाते हैं, प्रतिनिधित्वात्मक कार्य, यानी संघ का जो महासचिव है वो न केवल संयुक्त राष्ट्र बल्कि एक पूरे विश्व का वो प्रतिनिधि माना जाता है। संघ की कमजोरियों और उपलब्धियों के प्रति महासचिव को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों एवं विशिष्ट अभिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ वह संघ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में हंस मार्गेत्थो का ठीक कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एक प्रकार से संघ का प्रधानमंत्री है। वो सेनापति प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है, संघ को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रश्न उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का पद सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। महासचिव की स्थिति के बारे में ईगल्टन ने ठीक ही कहा है कि संसार में ऐसा कोई पद खोजना कठिन है जिसकी महासचिव के पद के साथ तुलना की जा सके। वह पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की जो पोजीशन है वो किसी देश के प्रधानमंत्री की तरह, किसी देश के राष्ट्रपति की तरह, किसी देश के प्रमुख प्रशासक की तरह, कार्यकारी अध्यक्ष की तरह होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की स्थिति जो है प्रभावशाली है, इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक था
संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय की संरचना क्या है? सचिवालय के कर्मचारियों, सचिवालय के अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? सचिवालय के कर्मचारियों अधिकारियों की क्या सेवा शर्तें हैं, क्या अनुमतियाँ, क्या स्वतंत्रताएं दी गई है? सचिवालय के अन्य कर्मचारी संघों के क्या क्या कार्य है? महासचिव कौन से कार्य करता है? महासचिव की भूमिका क्या है? महासचिव की भूमिका क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? तो आज का ये टॉपिक सचिवालय और महासचिव से जुड़ा हुआ था। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।